दिल्ली की एक सोसाइटी की लड़कियों को कुछ मनचले कुछ दिनों से छेड़ रहे थे। जब वो लड़कियां रात में अपने घर वापस आ रही होती थीं, तो जिस रास्ते से वो आती थीं, उस रास्ते की स्ट्रीट लाइट को वो लड़के फोड़ करके और उन लड़कियों से बदतमीजी करने की कोशिश करते थे, जिसमें वो उन लड़कियों के कपड़े भी फाड़ देते थे। जब इस चीज की कंप्लेन पुलिस वालों को की गई, तो पुलिस वालों ने उस सोसाइटी के आसपास सिक्योरिटी को बढ़ा दिया और उसके कुछ दिनों बाद उसी सोसाइटी की एक महिला की हत्या हो जाती है। उस महिला की अभी हत्या हुई होती है, उसी के कुछ दिनों बाद उसी सोसाइटी के एक शख्स ने खुद को फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। इन सारी वारदातों को देख करके पुलिस खुद बहुत ज्यादा चकरा गई और पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सारी घटनाएं एक दूसरे से लिंक्ड हैं या सब अलग अलग हैं। इस गुत्थी को मगर पुलिस ने अंत में सुलझा ही लिया। इस कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए बने रहें हमारे संग अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं पीयूष कहानी वाला चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये बात है 10 मार्च 2017 की। 10 मार्च 2017 के दिन दिल्ली के विकास एनक्लेव सोसाइटी के बाहर से एक लड़की पैदल अपने घर वापस आ रही होती है। उस समय रात का तकरीबन 9 सवा 9 बज रहा होता है। वो लड़की फोन पर अपनी किसी फ्रेंड से बात करते हुए घर आ रही होती है और उसी वक्त उसकी माँ का भी फोन आता है उसके बाद। और जब उसने फोन रिसीव किया तो उधर से उसकी माँ ने तुरंत ये कहा कि बेटा काफी लेट हो गई है, तू कब तक घर आएगी, टाइम से घर आ जा। उस लड़की का नाम था अर्पिता शर्मा। अर्पिता शर्मा ने अपनी माँ से कहा, बस माँ मैं कॉलोनी के बाहर ही पहुंची हूँ, मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। इसके बाद जैसे ही उसने अपनी माँ का फोन डिस्कनेक्ट किया, वैसे ही उसको कुछ शीशा फूटने की आवाज आई और तुरंत वहां पर अंधेरा हो गया। उसी वक्त कुछ मंचलों ने वहां की स्ट्रीट लाइट को पत्थर मार के फोड़ दिया था और उसके बाद वो मंचले उस लड़की के संग बदतमीजियां किए। किसी तरह से वो लड़की वहां से भाग करके उन्हें धक्का दे करके अपने घर पहुंचती है। उसके बाद पुलिस वालों को कंप्लेन की जाती है, जिस पर पुलिस वाले उसके घर आते हैं और उस लड़की से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दरमियान पुलिस वाले उस लड़की से काफी तरह के सवाल करते हैं, जिसमें वो लड़की थोड़ी डिस्कम्फर्ट भी हो जाती है। उन सवालातों की वजह से उस लड़की के घर वाले भी पुलिस वालों को ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप लोग ऐसे सवाल मत पूछिए, जिस पर वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर, जो कि लेडी इंस्पेक्टर होती हैं, वो आती हैं और वो कहती हैं कि हाँ, इनका कहना सही है। उसके बाद वो उस लड़की से बहुत ही प्यार से समझा करके कहते हैं कि बेटा आपके संग जो हुआ उसके लिए हम सब सॉरी हैं और इस चीज को खत्म करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके संग क्या हुआ और उन लड़कों के बारे में क्या आप कुछ बता सकती हैं, कुछ ऐसी जानकारी दे सकती हैं जिसके मदद से हम उन लड़कों को पकड़ सकें। उस वक्त वो लड़की यानी कि अर्पिता शर्मा काफी ज्यादा दहशत में थी और वो कुछ भी बताने के लायक नहीं थी, वो सिर्फ रोए जा रही थी। उस वक्त अर्पिता शर्मा के घर पर उसकी माँ माधुरी शर्मा, पिता गजेंद्र शर्मा और भाभी श्रेया शर्मा ये मौजूद थे। उसी वक्त उसका भाई शुभ शर्मा भी कहीं बाहर से घर आ जाता है और वो घर पर आते ही जब अपनी बहन की ये हालत देखता है तो वो तुरंत पुलिस वालों से कहता है कि आप लोग कब कुछ एक्शन लेंगे, ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और ये तीसरी घटना है। जिस पर उन सीनियर इंस्पेक्टर ने शुभ से कहा कि हमने तो यहाँ पर 3 महीने तक सिक्योरिटी दे रखी थी और उस 3 महीने में ऐसी एक भी वारदात नहीं हुई। साथ में हमने आप लोगों से भी ये कह रखा था कि आप लोग अपनी जो कॉलोनी की, जो सोसाइटी की बाउंड्री है, उसकी फेंसिंग थोड़ी और ऊंची करवा दें और साथ में आप सीसीटीवी कैमरास लगवा दें। हम पुलिस वाले हर जगह एक साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने सारे लोग रहते हैं, तो आप लोगों को भी एक जागरूक नागरिक की तरह कुछ न कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए। जिस पर उनके घर वाले यानी कि उस लड़की के घर वालों ने कहा, जी मैम, आगे हम लोग ध्यान देंगे और इस चीज को यानी कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की और फेंसिंग करने की बात पर ध्यान देते हुए इसको लगवा लेंगे। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है।
इसके बाद सारे जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उन लोगों ने मीटिंग की और उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमारी सोसाइटी में पहले तो हम फेंसिंग करवा लेते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगवा लेते हैं और साथ में हम खुद अपने सोसाइटी में पेट्रोलिंग करेंगे। यानी हम खुद अपने सोसाइटी में बारी बारी से घूम करके ये चेक किया करेंगे कि कहीं पे कोई असुरक्षित एरिया तो नहीं है, जिससे कि हमारी कॉलोनी सुरक्षित रह सके। ये चीज डिसाइड हो जाने के बाद अगले कुछ दिनों के अंदर उन सारी सोसाइटी वालों ने पहले तो अपने जितनी भी बाउंड्रीज थी उस सोसाइटी में उनकी फेंसिंग कर ली और बारी बारी से वो अपने सोसाइटी में खुद ही घूम घूम करके पेट्रोलिंग करते थे, गार्डिंग करते थे। अब 10 अगस्त के बाद 19 दिन बीत गए। अब आ गई 29 मार्च। 29 मार्च को रात में तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे के आसपास एक परी नाम की लड़की सोसाइटी में आती है। जब वो सोसाइटी में आती है तो उस वक्त शुभ गेट पर रहता है। शुभ अर्पिता का भाई है जिस लड़की के संग 10 मार्च को बदतमीजी हुई थी। जैसे ही परी कॉलोनी की गेट में घुसती है, शुभ ने उससे पूछा कि बेटा काफी लेट हो गई, तुम अभी तक कहाँ थी? जिस पर परी शुभ को ये बताती है कि भैया मेरे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस चल रही थी जिस वजह से मुझे लेट हो गया। इसके बाद शुभ कहता है कि ठीक है, तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। अभी परी अपने घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसी वक्त फिर से किसी ने स्ट्रीट लाइट को पत्थर से मार करके फोड़ा और उसके बाद वो लड़के परी के ऊपर टूट पड़े। जैसे ही वो लड़के परी के पास पहुंचे, परी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसपे सबसे पहले तो शुभ वहां पर पहुंचा। शुभ को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो लड़के तुरंत वहां से भागे और बाउंड्री फांद करके भाग गए। उसी वक्त शुभ को ऐसा लगा कि उसको किसी ने सर पे बहुत तेज मारा है, जिसके बाद शुभ वहां पर बेहोश होकर के गिर गया। और परी जब वहां से भागी थी तो और भी कॉलोनी वालों ने उसकी आवाज सुन ली थी, जिसके बाद वो डरी सहमी परी को लेकर के उसके घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन यानी कि 30 मार्च को सुबह के टाइम पुलिस वाले शुभ के घर आते हैं और रात में क्या हुई थी वारदात उसके बारे में शुभ से जानकारी लेते हैं। जिस पर शुभ की मां ने आकर के पुलिस वालों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया और कहा कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये सब गार्डिंग वार्डिंग का काम हम लोगों से नहीं हो सकता और प्लीज मैम आप मेरे बेटे को आराम करने दीजिए, उसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। जिस पर शुभ ने अपनी माँ को टोकते हुए कहा कि नहीं माँ, हमें पुलिस वालों की मदद करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। इस समय हमें इन लड़कों को पकड़वाना बहुत जरूरी है और इस वजह से जो भी मदद हो सकेगी मैं पुलिस वालों की करूंगा। इसके बाद शुभ से पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। पुलिस वाले अपने छानबीन में लगे रहते हैं और वो उन सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस को भी चेक करते हैं जो उस सोसाइटी के आसपास यानी उस सोसाइटी के बाहर लगे होते हैं, जिससे कि वहीं से कुछ सबूत उनको मिल जाए। और उन्हीं फुटेजेस में से एक फुटेज में पुलिस वालों को उसी कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का उसी रात में उसी टाइम के आसपास कॉलोनी में एंटर करता हुआ नजर आता है जिस रात परी से उन लड़कों ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का दिखता है उसका नाम होता है तन्मय। तन्मय उसी सोसाइटी में रहने वाली मिसेस ललिता शर्मा का बेटा था। पुलिस वालों ने सोचा कि चलते हैं और इस लड़के से पूछताछ करते हैं कि ये लड़का उसी टाइम के आसपास कहां से आ रहा था। और पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं। जब ललिता शर्मा से ये सारी बातें बताई जाती हैं तो उन्होंने कहा कि मैम मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है और जब वो गुजरे थे तो इसी कॉलोनी के लोगों ने हमारा काफी ज्यादा उस समय सपोर्ट किया था। हम सारे लोग एक फैमिली की तरह हैं। मेरा लड़का ऐसी बदतमीजी की चीजें नहीं कर सकता है। जिसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है, मगर हम एक बार तन्मय से बात करना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने तन्मय को बुलाया और उस सीसीटीवी के फुटेज को दिखाते हुए तन्मय से पूछा कि तुम इस समय कहां से वापस आ रहे थे और जब तुम आ रहे थे तो उस वक्त तुम्हारा हुलिया भी ठीक नहीं था, तुम्हारे बाल बिखरे हुए थे, तुम्हारे कपड़े अस्त व्यस्त थे, तो ऐसी हालत में तुम उस टाइम रात में कहां से आ रहे थे? जिस पर तन्मय ने बोला कि मैं अपने एक फ्रेंड विकी के यहाँ गया हुआ था और मेरी उससे थोड़ी लड़ाई हो गई थी जिसके वजह से मेरा ऐसा हुलिया था। इसके बाद पुलिस वालों ने उस विक्की के नाम के लड़के से भी बात करनी चाहिए और उन्होंने तन्मय से फोन नंबर लेकर के विक्की से पूछताछ की, जिस पर विक्की ने बताया कि जी मैम,
मैं और तन्मय उस रात साथ ही थे और हमारे बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी। इसके बाद पुलिस वाले वहां से बाहर निकलते हैं और उस सोसाइटी के कुछ और लोगों से भी पूछताछ करते हैं। जब उन्होंने सोसाइटी में लोगों से पूछताछ किया तो हर कोई किसी न किसी का नाम ले रहा था, जिसमें एक महिला ने ये बताया कि मैम, यहाँ जो काम करने वाली औरत है उसका बेटा राजा ये हरकत कर सकता है, क्योंकि मैंने उसे कई बार देखा है कि वो लोगों के घरों में ताक झांक करता है। एक शख्स ने हर्ष साहू नाम के एक शख्स का नाम लिया। उसने ये बताया कि हर्ष साहू शादीशुदा नहीं है और उसकी उम्र 40 साल की है, और हर्ष साहू कई बार जब महिलाएं उसके घर के सामने से गुजर रही होती हैं उस वक्त वो टॉवल में ही आकर के खड़ा हो जाता है और उन औरतों को, उन लड़कियों को घूरता है। उसके बाद पुलिस वालों ने और भी लोगों से पूछताछ की, जिस पर हर कोई किसी न किसी का नाम ले ही रहा था। फिर पुलिस वाले उस काम वाली के बेटे से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और उन्होंने जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि जी, मैं लोगों के घरों में झांकता हूँ, लेकिन मैं कुछ किसी के लिए गलत ना सोचता हूँ, ना मैंने कुछ गलत किया है। उसकी माँ ने भी ये कहा कि साहब, मेरा बेटा इन बड़े लोगों की लाइफस्टाइल को देख करके इम्प्रेस्ड रहता है, इस वजह से इसको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिसके वजह से वो इधर उधर ताक झांक करता है। मैंने इसको पहले भी कई बार मना किया है, मगर अब मैं वादा करती हूँ कि ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते। अभी 2 दिन ही बीते थे कि शुभ की वाइफ का, यानी कि जिस लड़की से 10 तारीख को बदतमीजी की गई थी, उस अर्पिता शर्मा की भाभी का मर्डर हो जाता है। पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने घर वालों से कुछ सवालात किए, आसपास में फिंगरप्रिंट्स जांचने की कोशिश किए, मगर पुलिस वालों को अंदाजा ये था कि वहां पर आसपास जितने भी फिंगरप्रिंट्स होंगे वो सारे घर वालों के ही होंगे। अभी पुलिस वाले उस घर पर, यानी कि शुभ के घर पर थी, उसी समय पर शुभ की सास, यानी कि जो लड़की मरी थी, उसकी मां पहुंच जाती है और वो वहां पर आते ही हंगामा करने लगती है और चिल्लाते हुए ये कहती है कि मैंने अपनी बेटी को मना किया था कि वो यहाँ पर न रहे और उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरी बेटी के कत्ल के पीछे इन्हीं लोगों का, यानी कि उसके ससुराल वालों का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस वाले उनको शांत करवा के बाहर ले जाते हैं और फिर वहां से किसी तरह से भेज देते हैं अपने घर। पुलिस वालों ने अपनी छानबीन और तेज कर दी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ खाली मंचलों की ही छानबीन चल रही थी, मगर अब एक कत्ल भी हो गया। अब पुलिस वालों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये कत्ल उसी केस से रिलेटेड है या ये एक दूसरा केस है। पुलिस वालों को एक एंगल ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि शुभ ने उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश की थी, इस वजह से उन लड़कों ने शुभ के ऊपर हमला करना चाहा होगा, मगर उसकी वाइफ सामने आ गई होगी या सामने दिख गई होगी, इसलिए शुभ की वाइफ के ऊपर ही उन लड़कों ने हमला करके उसको मार दिया होगा। बहरहाल इन सारे एंगल्स पे पुलिस वाले ध्यान देते हुए अपनी छानबीन को आगे बढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने एक दिन सोचा कि जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, यानी कि उस काम वाली का बेटा राजा, ललिता शर्मा का बेटा तन्मय और वो हर्ष साहू, इन सब की फोटो ले चल के हम उन लड़कियों को दिखवाते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर वो लड़कियां इनकी फोटोज देख करके हमें कुछ बता सके। इसके बाद जैसे ही पुलिस वाले उस सोसाइटी में पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि सारे सोसाइटी के लोग हर्ष साहू को घेर करके उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं और उससे हाथापाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें अलग भी किया, जिस पर उन सोसाइटी के लोगों ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये हर्ष हमारी सोसाइटी छोड़ करके यहाँ से चला जाए। इसके बाद पुलिस वाले किसी तरह से हर्ष साहू को वहां से छुड़ा करके उसके घर ले जाते हैं। उसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर ने भी हर्ष से ये कहा कि हमें पता है कि 5 साल पहले तुमने वो पहले वाली अपनी सोसाइटी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि तुम्हारे ऊपर पहले भी एक मोलेस्टेशन का केस दर्ज हो चुका है। जिस पर हर्ष ने ये बताया कि मैम, वो सिर्फ खाली एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरे साथ में काम करने वाली एक कलीग को मैं पसंद करता था और मुझे ये लगता था कि वो भी मुझे पसंद करती है। इसी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और उसके बाद उस लड़की ने मेरे ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया।
जिस वजह से मैं आज भी काफी ज्यादा परेशान रहता हूँ। इसके बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और सबसे पहले परी के घर जाते हैं और उसको उन तीनों लोगों की यानी कि राजा की, तन्मय की और हर्ष साहू की फोटोज दिखाते हैं और बोलते हैं कि बेटा आप कोशिश करो कि आप पहचान सको कि इनमें से क्या कोई था या रहा होगा उस दिन जिस दिन आपके ऊपर बदतमीजी का अटेम्प्ट हुआ था। जिस पर परी ने यह बताया कि मैम हर्ष अंकल तो नहीं हो सकते क्योंकि वो थोड़े लंबे हैं, इन दोनों लड़कों में से कोई हो सकता है। इसके बाद पुलिस वाले दूसरी लड़की के यहाँ भी जाते हैं जिसके ऊपर ये बदतमीजी का अटेम्प्ट हुआ था। उस लड़की ने भी उन दोनों लड़कों के ऊपर ही अपनी शंका जताई और हर्ष साहू के ऊपर कोई भी शंका नहीं जताई। इसके बाद पुलिस वाले जाते हैं अर्पिता शर्मा के घर और जब उससे पूछताछ करते हैं तो उस वक्त वहां पर उसका चचेरा भाई भी मौजूद रहता है जिसका नाम होता है चेतन शर्मा। पुलिस वाले अर्पिता से जब पूछते हैं तो अर्पिता उस समय रोने लगती है और कहती है कि मैम मुझे ये सब चीजें नहीं पता और मैं उस दिन के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। उस समय चेतन भी काफी ज्यादा गुस्सा रहता है। इसके बाद पुलिस वाले वहां से निकल जाते हैं। अभी पुलिस उसी सोसाइटी में थी और थाने वापस जाने वाली थी कि तभी उनके पास एक कांस्टेबल दौड़ती हुई आती हैं और उनसे कहती हैं कि मैम मैंने खिड़की से देखा है कि हर्ष साहू ने आत्महत्या कर ली। जब पुलिस वाले हर्ष साहू के घर पहुंचते हैं तो वहां पर सुसाइड नोट में उनको शुभ का नाम मिलता है। सुसाइड नोट में शुभ का नाम मिलने की वजह से शुभ को पुलिस वाले अरेस्ट भी करते हैं, मगर कुछ दिनों बाद शुभ बेल पे रिहा हो जाता है। पुलिस वालों ने अर्पिता के चचेरे भाई को यानी कि चेतन शर्मा को उस दिन भी उनके घर पर देखा था जिस दिन अर्पिता के संग छेड़खानी हुई थी यानी कि 10 मार्च के दिन, और बीच बीच में चेतन को वो देखा करते थे जिस वजह से पुलिस वालों को चेतन के ऊपर भी शक हुआ। इस वजह से पुलिस वाले चेतन के हॉस्टल गए उससे पूछताछ करने के लिए। जब पुलिस वालों ने चेतन से ये पूछा कि जब भी वारदात हुई तो अक्सर तुम उस सोसाइटी में मौजूद रहते थे, इसका क्या कारण है, जबकि तुम हॉस्टल में भी रहते हो। जिसके बाद चेतन ने ये बताया कि सर मेरी पॉकेट मनी जब से शुभ भैया ने कम कर दी है तब से मैं अक्सर वहां पर चले जाया करता था और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि जब जब ऐसी वारदात हुई तो मैं वहां पर मौजूद था। जिस पर पुलिस वालों ने चेतन से पूछा कि तुम्हारी पॉकेट मनी कम करने का क्या रीजन है। इस पर चेतन ने बताया कि शुभ भैया ने जब दोबारा शादी कर ली तो उसके बाद से मेरी पॉकेट मनी कम हो गई। पुलिस वालों को अभी तक ये नहीं पता था कि शुभ ने दोबारा शादी की है। पुलिस वालों को चेतन ने बताया कि शुभ की पहली बीवी भी श्रेया ही थी और दूसरी बीवी भी श्रेया ही थी। श्रेया से शादी के बाद शुभ ने उससे तलाक ले लिया था, मगर फिर कुछ दिनों बाद उसने उससे दोबारा से शादी कर ली थी। पुलिस ये जानकारी मिलने के बाद शुभ के घर जाती है और उससे पूछताछ करती है जिसपे शुभ ने इस बात को कबूला और उसने ये बताया कि अर्पिता एक न्यूक्लियर फैमिली से आई थी जिसमें वो और सिर्फ उसकी माँ थी। जब वो मेरे घर आई उसको एक बड़ा परिवार मिला, उसके बाद थोड़ी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी जिस पर हमने तलाक ले लिया। इसके बाद पता चला कि श्रेया प्रेग्नेंट है, जिस पर मेरी माँ ने मुझे ये समझाया कि बेटा तुम दोनों साथ में रहो क्योंकि तुम्हारे बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इसी सोसाइटी में दूसरा फ्लैट या दूसरा घर लेकर के वहां पर अकेले रह सकते हो। इससे तुम लोग हमारे पास भी रहोगे और अपना अलग से प्राइवेट लाइफ भी जी सकोगे। इसके बाद से शुभ अपने माँ बाप का घर छोड़ करके एक दूसरा घर किराए पे लेकर के वहां पर रह रहा था। फिर पुलिस वाले श्रेया की माँ के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अपनी बेटी के कत्ल का इल्जाम उसके घर वालों के ऊपर क्यों लगा रहे थे। जिस पर उसने ये बताया कि उसके घर वाले सिर्फ खाली उसका बच्चा चाहते थे, इस वजह से मैंने ये इल्जाम उनके ऊपर लगाया। फिर पुलिस वाले दोबारा शुभ के घर जाते हैं और वहां ये सारी बातें बोलते हैं और बताते हैं कि उनका ऐसा ऐसा यानी कि श्रेया की माँ का ऐसा ऐसा इल्जाम आपके ऊपर है। जिस पर फिर शुभ की माँ ने ये बोला कि मैम वो औरत सिर्फ और सिर्फ खाली झूठ बोल रही है क्योंकि उस औरत को ये कतई गवारा नहीं था कि उसकी बेटी दोबारा से हमारे घर की बहू बनकर आए। जब पुलिस वालों ने पूछा ऐसा क्यों तो शुभ ने बताया क्योंकि मैं श्रेया को
तलाक के बाद एक अच्छी खासी रकम एलिमनी के रूप में देता था, जिससे उनकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। शुभ की मां ने यह भी बोला कि श्रेया की मां की जिंदगी उस एलिमनी के पैसे की वजह से काफी ज्यादा चेंज हो गई थी, और इस वजह से उसकी मां ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि श्रेया दोबारा से हमारे घर की बहू बने, क्योंकि वो एलिमनी मिलना फिर बंद हो जाएगा। जब पुलिस वालों ने पूछताछ की तो उन्हें ये बात सही मिली कि श्रेया की मां का लाइफ स्टाइल श्रेया के तलाक के बाद से काफी ज्यादा बदल गया था। इसके बाद पुलिस वालों ने एक जिम ट्रेनर के बारे में पता करना शुरू किया। उस जिम ट्रेनर से श्रेया की मां से काफी ज्यादा मैसेजेस और फोन कॉल्स आना जाना था। इस वजह से पुलिस वालों को यह शक हुआ कि श्रेया की मौत में जरूर से उसकी मां और उस जिम ट्रेनर का हाथ हो सकता है, क्योंकि श्रेया के वापस उस घर की बहू बन जाने के बाद श्रेया की मां के पास अब पैसे नहीं बचे थे। पुलिस वालों को छानबीन में उस जिम ट्रेनर की मोबाइल की लोकेशन भी उस रात शुभ के घर के आसपास ही मिली थी, जिस रात श्रेया का कत्ल हुआ था। इसी बिना पर पुलिस वालों ने उस जिम ट्रेनर को पकड़ लिया, और जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूला कि जी हाँ, मैं श्रेया के घर उस दिन गया था, क्योंकि श्रेया अपनी माँ के घर आने वाली थी, इस वजह से मैं श्रेया को वहां पर पिक करने गया था। मगर उसी वक्त श्रेया की माँ का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम वापस आ जाओ, श्रेया आज हमारे घर नहीं आना चाहती है। और संयोग से उसी के 10-15 मिनट बाद ही मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया, और जब मैं श्रेया की माँ के घर पहुंचा तो वहां पर मेरे मोबाइल का चार्जर भी नहीं था, जिस वजह से मेरा फोन काफी देर तक बंद भी था। उस जिम ट्रेनर ने यह भी कहा कि आप चाहें तो श्रेया की माँ को बुला करके ये सारी बातें पूछ सकती हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जिस पर पुलिस वालों ने श्रेया की माँ से पूछा तो ये सारी बातें सही निकली। फिर पुलिस वाले इस गुत्थी में पूरी तरह से उलझ गए थे कि पहले तो कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, फिर हर कोई किसी न किसी को बैकअप कर रहा है, अब वो करें तो क्या करें। फिर पुलिस वाले उसी सोसाइटी में दोबारा जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उस सोसाइटी में पहुंचते हैं, वहां पर वो काम वाली औरत यानी कि राजा की मां पहुंच जाती है, और वो पुलिस वालों को बहुत सारे रुपए दिखाती है, और वो ये बताती है कि मैम, मेरे घर में जगह जगह पर मसालों के डिब्बे में, तकिए के नीचे, बेड के नीचे, किसी और डिब्बे में, जगह जगह पर कुछ कुछ पैसे राजा ने छुपा रखे हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये सारे पैसे कहाँ से आए। आप उसको कुछ करिएगा मत, लेकिन आप उससे प्लीज चल करके पूछताछ करिए। जिस पर पुलिस ने राजा को और उसकी माँ को थाने में बुला करके पूछताछ की, और बहुत ही प्यार से राजा से पूछा गया कि तुम्हारी माँ की वजह से हम तुमसे सख्ती नहीं कर रहे हैं, तुम हमें सच सच बता दो कि ये सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। जिस पर राजा ने बताया कि वो उन लड़कों को ब्लैकमेल करके ये सारे पैसे इकट्ठा किया है जिन लड़कों ने उन लड़कियों के साथ बदतमीजी की। राजा ने यह बताया कि वो उन लड़कों को जानता है और वो उन लड़कों को बदतमीजी करते हुए देखा भी था। इसके बाद राजा ने तन्मय और उसके दोस्त विक्की का नाम बताया। फिर पुलिस वालों ने तन्मय और विक्की को पुलिस थाने बुला करके पूछताछ किया। पूछताछ में पुलिस वालों ने पहले तो उन्हें बहुत ज्यादा डांटा कि ये जो तुम काम करते हो, ये तुम सिर्फ खाली एक मजे में कर रहे हो, जिसके वजह से एक लड़की की मानसिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो जा रही है ये तुम लोगों को पता नहीं है, और तुम लोग जो काम कर रहे हो ये काम गैर कानूनी काम है। इसके बाद पुलिस वालों ने तन्मय से यह भी कहा कि तुम लोग तो बदतमीजी करते ही थे, और तुम लोगों ने इसके साथ साथ उस दिन शुभ के ऊपर हमला भी कर दिया। जिस पर तन्मय ने यह कहा कि नहीं मैम, हमने शुभ भैया के ऊपर हमला नहीं किया था, बल्कि हमने ये देखा है कि शुभ भैया के ऊपर हमला किसने किया था। दरअसल उस दिन जब तन्मय और विकी दीवार फांद करके बाहर निकल गए थे तो तन्मय ने पीछे मुड़ करके एक बार देखा था, जिस पर उसने ये देखा कि शुभ की मां ने ही शुभ के ऊपर हमला करके उसको बेहोश किया था। इसके बाद पुलिस वाले शुभ के घर जाते हैं और उसको और उसकी मां को पकड़ कर ले आते हैं, क्योंकि अब पुलिस वालों के सामने से धीरे धीरे इन सारी चीजों के ऊपर से पर्दा उठना शुरू हो गया था। पुलिस वालों ने उन लड़कों को पकड़ लिया था जिन लड़कों ने
वो सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी। अब बारी थी उन लोगों को पकड़ने की जिन लोगों ने श्रेया का मर्डर किया था, और वो लोग थे शुभ और उसकी माँ। जब शुभ को पुलिस थाने लाके पूछा गया तो शुभ ने कबूल किया कि जी हाँ, मैंने ही अपनी वाइफ का कत्ल किया है। शुभ ने यह बताया कि जिस रात श्रेया का कत्ल हुआ था उस रात हमारा बच्चा काफी ज्यादा रो रहा था, जिस पर मैंने श्रेया से ये कहा कि मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम प्लीज बच्चे को लेके नीचे हॉल में चली जाओ। जिसके बाद श्रेया बच्चे को लेके नीचे चली गई, और जब वो बच्चे को सुला करके वहां पर सोफे पे लिटाई और किचन में जा रही थी, उसी वक्त मैं उसके पीछे आया और उसके ऊपर हमला करके उसको मार दिया। इसके बाद जब पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की थी तो शुभ ने यह बता दिया था कि मैंने पेनकिलर खाया था, जिसके वजह से मेरे घर में कोई भी आहट हुई होगी तो मुझे नहीं सुनाई दिया होगा। उसकी माँ ने उसके सामने ये शर्त रख दी थी कि या तो वो अपनी माँ को चुन ले या तो वो श्रेया को चुन ले, और उसने ये भी कहा था कि जब ये बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद हम किसी न किसी तरह से श्रेया से अपना पीछा छुड़ा लेंगे। फिर पुलिस वालों ने शुभ की माँ को भी कहा कि तुम्हारे इस प्यार की वजह से तुमने उस बच्चे के पास से माँ और बाप दोनों का प्यार खत्म कर दिया। अब वो बच्चा अपनी पूरी जिंदगी बिना माँ और बाप के रहेगा। कैसा है ये तुम्हारा प्यार, जिसकी वजह से तुमने अपने खुद के बेटे की जिंदगी खराब कर दी, उसके खुद के हाथ से तुमने उसके खुद की बीवी को मरवा दिया। हमारा समाज रिश्तों पर ही टिका हुआ है, मगर अगर रिश्ते इतने ज्यादा क्रूर होने लग गए, इतने ज्यादा मतलबी होने लग गए, तो हमारा समाज नहीं चल पाएगा। और यही रिश्ते हमारे समाज को मजबूत करते हैं, मगर उन रिश्तों में ममता होनी चाहिए, उन रिश्तों में अपनत्व होना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।